नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नामकरण संस्कार कैसे करते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है, उसके जन्म के 11वें अथवा 12वें दिन जब यजमान आपको बुलाते हैं तो वहां जाकर के आप कैसे विधिवत तरीके से पंचांग के माध्यम से आप उनका नामकरण संस्कार कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे जन्म पत्रिका भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए ले चलते हैं आपको एक शानदार पीडीएफ पर। नामकरण संस्कार ये क्या है? नामकरण संस्कार जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके 10वें दिन यानी कि 10वें दिन की रात्रि या 11वें अथवा 12वें दिन पर जाकर के नामकरण संस्कार कराया जाता है, जब यजमान बुलाते हैं तब। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि नामकरण संस्कार कैसे करना है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में श्लोक है, ओम पुनर्वसुद्वये हस्ता त्रये मैत्राद्वये मृगे मूलोत्तराध निष्ठासो द्वादशैकादशे दिने अन्यत्रापि शुभे योगे वारे बुद्ध शशांकयोः भानुर्गुरुः स्थिरे लग्ने बालनाम कृतं शुभम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ कि पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशीरा, मूल, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा नक्षत्रों में 11 से 12वें दिन में, जन्म से 11वां अथवा 12वें दिन में शुभ योग और शुभ वार जैसे बुधवार, सोमवार, रविवार, गुरुवार, शुक्रवार इत्यादि वारों में स्थिर लग्नों में, स्थिर लग्न कौन कौन सा होता है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न में बालक का नामकरण करना उत्तम माना गया है। ठीक है, आप समझते हैं कि आखिर नाम राशि और जन्म राशि में क्या अंतर होता है। तो कहा गया है, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। अर्थात विवाह आदि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, यात्रा करते समय, जैसे यात्रा का मुहूर्त निकाल रहे हैं, कोई ग्रह गोचर देख रहे हैं, नहीं कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा सा देखिए हमारा कोई गोचर चल रहा है, कोई ग्रह तो नहीं चल रहा है। तो उसके लिए शुभ अशुभ फलों को जानने के लिए इन सब में जन्म राशि यानी कि चंद्रमा की जो राशि होती है, चंद्रमा के द्वारा जो राशि बनती है, जन्म समय से निकाला जाता है, उस समय आपको जन्म राशि की प्रधानता ही होती है इन सभी कार्यों में। ठीक है, अब एक श्लोक आता है, देशे ग्रामे गृहे युद्धे शिवायाम व्यवहारके नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशिम न चिंतयेत। अर्थात जब किसी व्यक्ति के देश, ग्राम, घर, युद्ध, नौकरी अथवा व्यापार आदि जितने भी दैनिक व्यवहार से संबंधित कार्य हैं, उनका विचार जब करना हो तो उस समय जन्म राशि नहीं बल्कि नाम राशि, जो पुकार की राशि होती है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म राशि हुआ सुरेश और उसका पुकार नाम हो गया महेश, तो महेश नाम का जो प्रचलन है वो इन सब कार्यों में ज़्यादा होगा। जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर में, या फिर किसी युद्ध या कोई सरकारी सेवा इत्यादि में, इन सब कार्यों में आपके नाम राशि की प्रधानता होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि नामकरण संस्कार कैसे करें। एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा कक्षा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरे ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले नामकरण संस्कार क्या होता है। जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, तब शास्त्रों के अनुसार उसके जन्म नक्षत्र, चरण और राशि के आधार पर एक शुभ नाम रखा जाता है। यही राशि नाम कहलाता है। इसके बाद परिवार की इच्छा अनुसार एक पुकार का नाम भी रखा जा सकता है। ठीक है, नामकरण संस्कार से पहले क्या होता है कि जब हम यजमान के घर पहुंचते हैं तो वहाँ थोड़ा सा पूजन इत्यादि होता है, संकल्प, गौरी गणेश पूजन, पुण्यावाचन या मातृका पूजन इत्यादि। अगर होता हो तब, बहुत से लोग कराते हैं, बहुत से लोग नहीं कराते हैं। डायरेक्ट बुलाएंगे पंडित जी बैठ करके और नाम देख देंगे, पंचांग से नाम राशि इत्यादि बता देंगे और चले जाएंगे पंडित जी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर यह पूजन इत्यादि होता हो तो पूजन की प्रक्रिया करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट नाम वहाँ पे पूछ करके आप रख सकते हैं। कैसे नाम रखते हैं? अब पुरोहित यजमान जी से पूछते हैं। सबसे पहले आपको जन्म तारीख पूछ लेना है, कितने तारीख को जन्म हुआ है, कितने बजे जन्म हुआ है और किस स्थान पर जन्म हुआ है। ठीक है, ये तीनों की जानकारी आपको लेकर के एक कॉपी और कलम पर आपको लिख लेना है। आप कहीं भी जाइए तो वहाँ एक कॉपी, कलम, सादा कॉपी और एक कलम आप लेकर के जाने का प्रयास कीजिएगा। उसी पर लिख लीजिए ऊपर में श्री गणेशाय नमः लिख करके, और ये तीनों डिटेल को, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख लेना है आपको। यदि जन्म पत्रिका बनी हो, वैसे 10 दिन में कोई बनवाता नहीं है, जन्म पत्रिका भी लोग बनवाते हैं तो नामकरण के समय ही बनवा लेते हैं, अथवा 6 महीने साल भर के बाद ही जन्म पत्रिका वगैरह बनवाते हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि अगर जन्म पत्रिका बनी हो
तब वह देखी जाती है। अगर नहीं बनी है तो पंचांग या ज्योतिष सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप वहाँ पे जन्म समय का नक्षत्र चरण इत्यादि निकाल सकते हैं, जो बहुत शॉर्टकट ट्रिक होता है। पंचांग से आप जाइएगा एस्ट्रोसेज इत्यादि कुंडली वाले ऐप में और वहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिएगा तो सब कुछ बता देते हैं। लेकिन आप खुद से कैसे निकालेंगे इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। चरण कैसे पता करें? मान लीजिए किसी का जन्म हो रहा है तो आप कैसे जानेंगे कि इसी नक्षत्र के इसी चरण में जन्म हुआ है? तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार जो होता है 13 अंश, यानी कि 13 अंश 20 डिग्री, 13 डिग्री पर होता है, ठीक है। 13 अंश 20 कला पर होता है किसी नक्षत्र का विस्तार। एक नक्षत्र का मान आप कह सकते हैं कि इतना होता है, ठीक है। अब इसी को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए, अर्थात 13 अंश 20 डिग्री को अगर 13 अंश 20 कला को अगर आप 4 से भागा देंगे तो 3 डिग्री और ये 20 अंश या 20 कला आप कह सकते हैं, इसको 20 कला आएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक चरण का 3 डिग्री 20 अंश आया, 20 कला, ठीक है, आया। इसलिए चरण जो होता है समय से नहीं माना जाता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि चंद्रमा कभी ज़्यादा स्पीड चलते हैं, कभी कम स्पीड चलते हैं, तो इसलिए चरण को जो है वो समय से नहीं माना जाएगा, बल्कि जन्म के समय चंद्रमा किस डिग्री पर है उससे निश्चित होता है। चरण जब आप निकालेंगे, थोड़ी देर में हम लोग सीखते हैं, तो क्या एक चरण निश्चित घंटों का होता है? यानी कि क्या 6 घंटे, लोग बहुत लोगों के मुख से सुनते होंगे आप कि मोटा मोटी एक जो चरण होता है वो 6 घंटे का होता है, लेकिन ये अनुमान है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक चरण जो 6 घंटे का होता है तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं होता है, यह सबसे बड़ी भूल है। बहुत लोग कहते हैं कि एक चरण 6 घंटे का होता है, जबकि यह शास्त्रीय रूप सही नहीं है। कारण इसका क्या है कि चंद्रमा की गति प्रतिदिन एक जैसी नहीं रहती है। कभी कोई नक्षत्र 20 घंटे का भी हो सकता है, कभी कभी 28 घंटे का भी कोई नक्षत्र हो जाता है, तो कभी 24 घंटे का भी कोई नक्षत्र हो जाता है, तो कभी 22 या 23 घंटे का भी कोई नक्षत्र हो जाता है। यदि नक्षत्र 20 घंटे का है तो लगभग एक चरण जो होगा वो 5 घंटे का होगा, समझ गए। और अगर कोई नक्षत्र 28 घंटे रह रहा है तो उसका एक चरण लगभग 7 घंटे का होगा। यही कारण है कि चरण जो है वो एक फिक्स नहीं होता है कि 6 घंटे का ही होगा या 5 घंटे का, इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फिर कैसे चरण निकालते हैं? तो इसका 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका है जो शुद्ध भी है कि अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल से या सॉफ्टवेयर से निकाल लेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं होगा। आप जाइए एस्ट्रोसेज इत्यादि एप्लीकेशन में और आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा चार्ट पंचांग इत्यादि का, तो उसमें डायरेक्ट बता देता है। लेकिन अगर यह तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरा तरीका है पंचांग से। पंचांग से कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए, मान लीजिए किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है। एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मान लीजिए 10 जुलाई को किसी बालक का जन्म हुआ, ठीक है। 10 जुलाई को किसी बालक का जन्म हुआ, कितने बजे? शाम को 6 बजे किसी बालक का जन्म होता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र है, तो इसके लिए हम पंचांग में आ जाते हैं। तो पंचांग में आप देखेंगे तो यहाँ 14 जुलाई 30 जून से लेकर के और 14 जुलाई तक 2026 का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है आषाढ़ कृष्ण पक्ष में, ठीक है। अब आपको देख लेना है सीधा कि यह जो डेट है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि पंडित जी हमारे बालक का जन्म 10 जुलाई को हुआ है, उस दिन हमारे पास एक आया था ये, इसलिए हम उदाहरण में ये ले लिए हैं। तो अगर 10 जुलाई को जन्म हुआ है पंडित जी, तो कैसे हम जानेंगे कि उसका क्या नाम होगा ये सब? तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आप जाएंगे तो किसी भी पंचांग में ऊपर में ही डेट दे दिया होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 30 जून से लेकर के 14 जुलाई तक ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष है। तो आप 30 जून देख लीजिए, 14 जुलाई इसी के बीच में आएगा 10 जुलाई। तो आप 10 जुलाई आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे तारीखें लिखी हुई मिल जाएगी। किसी भी पंचांग में आपको यहाँ पे तारीख लिखा हुआ मिल जाता है। अब आपको इसी में देखना है कि 10 तारीख कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे 10 तारीख आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 10 तारीख दिख जाएगा, ठीक है। अब इसी 10 तारीख में आप सीधे चले आइए, इस लाइन को इधर उधर नहीं करना है, सीधे आएंगे तो यहाँ एकादशी शुक्रवार है, ठीक है। तो एकादशी शुक्र कितने बजे तक है? रात्रि 1:21 तक एकादशी शुक्रवार है, ठीक है। अगर आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको 720p में देखिए या इसका वीडियो का क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एकादशी शुक्रवार को रात्रि 1:21 तक एकादशी शुक्रवार है। तो बालक का जन्म कब हुआ है? शाम को 6 बजे। तो उस दिन हम लोग समझ जाएंगे कि एकादशी में बालक का जन्म हुआ है। तिथि जान गए, वार भी जान गए कि शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है।
लेकिन अब सबसे मुख्य जो है नामकरण के लिए नक्षत्र जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा भरणी नक्षत्र, इसके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र कितने बजे तक है? तो दिन में 9:48 तक ही भरणी नक्षत्र है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र स्टार्ट हो जा रहा है, जो कृतिका नक्षत्र अगले दिन 8:19 तक रहेगा। अब हम कैसे जानेंगे कि शाम को 6 बजे जन्म हुआ है तो कौन सा चरण होगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लिए हैं। जैसे नक्षत्र 9:48 तक पर शुरू हुआ है, कौन सा नक्षत्र? यही कृतिका नक्षत्र 9:48 से स्टार्ट हुआ है। तो 9:48 से जब स्टार्ट हुआ है और अगले दिन समाप्त होगा कितने बजे? 8:19। तो पहला स्टेप क्या करना है कि दोनों के बीच का कुल समय निकाल लेना है। उसको थोड़ा सा आप गणना कर लेंगे तो 9:48 से लेकर के और 8:19 सुबह तक का जो समय आएगा, कुल टाइम होगा 22 घंटे 31 मिनट। 22 घंटे 31 मिनट इनकी अवधि टोटल आएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समय की टोटल कैलकुलेशन जो होगा वो 22 घंटे 31 मिनट होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है? इसको 4 से भाग दे देना है। 22 घंटे 31 मिनट को जब 4 से आप भाग देंगे तो 5 घंटे 38 मिनट समय आएगा। ठीक है, 5 घंटे 38 मिनट का समय आएगा। अब एक चरण कितना हो जाएगा? 5 घंटे 38 मिनट, यानी कि 5 घंटे 38 मिनट बाद एक चरण पूरी तरह से बदल जाएगा। अब बस हर 5 घंटे 38 मिनट पर चरण बदल जाएंगे, यही ध्यान रखना है। किस प्रकार से बदलेंगे? तो यहाँ पे आपको समझने के लिए एक और चार्ट यहाँ बनाया गया है। प्रथम चरण जो होगा 9:48 से लेकर के और 3:26 तक होगा। उस समय 5 घंटा 38 मिनट हो जाएगा। तो 9:48 से 3:26 तक प्रथम चरण होगा। दूसरा चरण कब से कब होगा? तो 3:26 से लेकर के 9:04 PM यानी कि रात्रि तक होगा। तो 5 घंटे 38 मिनट यहाँ भी जुड़ गया। उसके बाद 5 घंटे 38 मिनट इसमें जुड़ेगा तो 9:04 से लेकर के 2:42 AM सुबह तक तीसरा चरण है। चौथा चरण 2:42 से लेकर के 8:19 तक है। तो हमारा जन्म कब हुआ है बालक का? तो हम बालक का यहाँ पे जन्म हुआ है 6 बजे, 6 बजे शाम को जन्म हुआ है। तो हम क्या समझेंगे? दूसरे चरण में 3:26 से लेकर के 9:04 रात्रि तक यह चरण रह रहा है, यानी कि 6 बजे कब आएगा? इसी के बीच में आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि दूसरे चरण में ही बालक का जन्म हुआ है। यहां भी एक चार्ट बना दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। प्रथम चरण 9:48 से लेकर 3:26 तक, दूसरा चरण 3:26 से लेकर के 9:04 तक। तो हम सब सीधा सिंपल समझ जाएंगे कि बालक का जो जन्म हुआ है इसी चरण में हुआ है। तो द्वितीय चरण समाप्ति इतने बजे तक हो जा रही है। तो यानी कि बालक का जन्म 6 बजे हुआ है, जो कि 3:26 PM से लेकर के 9:04 PM यानी कि रात्रि तक आता है। अतः बालक का जन्म कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में होगा। बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। याद रखने का सिंपल ट्रिक है, नक्षत्र जितने घंटे का होता है उसको 4 से भाग दे देना है, जो समय आएगा वही एक चरण होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम लोग जान गए कि कौन से चरण में जन्म हुआ। तो दूसरे चरण में यहाँ पे लिख दिया गया है, कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बालक का जन्म हो गया है, द्वितीय चरण में। तो इसको ध्यान में रखना है। अब नामकरण कैसे करते हैं? मान लीजिए अब तो हम जान गए कि कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में बालक का जन्म हुआ है, तो अब कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण कैसे होगा? तो इसके लिए आपको पंचांग में ऊपर में आ जाना है, ठीक है। ऊपर में कुछ दूर ऊपर में आएंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ये अथ होरा चक्रम करके एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा पंचांग में, तीसरे चौथे 5वें पृष्ठ नंबर पर होता है। इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि गणना मिलाने में, नामकरण करने में, गुण इत्यादि मिलाने में, विवाह इत्यादि के इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। इस चार्ट को देखिए। अब इसमें देखिए कि कृतिका नक्षत्र कहाँ है। कृतिका नक्षत्र का हम लोग को दूसरा चरण देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका दूसरा चरण इसी में बगल में है, ठीक है। इसी में बगल में दूसरा चरण कृतिका नक्षत्र का है, यानी कि कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण कौन सा अक्षर हुआ? ई अक्षर। ई अक्षर से इनका नाम होगा। इसी में जाकर के देख लेना है दूसरा चरण में कौन सा है, तो ई अक्षर। और यहां देखेंगे तो मे करके और एक लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेष राशि का प्रथम चरण जो है, कृतिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वो मेष राशि में चला जाएगा, और बचा हुआ 3 जो चरण है वो आपका वृषभ राशि में आएगा। तो कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण कौन सा राशि हुआ? वृषभ राशि बालक का हो गया, और नाम ई से होगा। तो नाम क्या यहाँ पे आएगा?
तो कृत्तिका नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण अ से होता है, दूसरा चरण ई से, तीसरा उ से और चौथा चरण ए से होता है। तो हम लोग जान गए कि अब नाम ई से रखा जाएगा, एकदम क्लियर हो गया कि ई से नाम रखना है। तो जैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ईशान, ईश्वर, इहित, ईशांश, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ईशिका, लड़की हो तो ईशिका, ठीक है, जो भी नाम रखना है ई से आप जन्म नाम रख सकते हैं यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि पुकार का नाम कैसे रखते हैं। जन्म नाम तो हम लोग रखना सीख लिए, इस पर कोई भी डेट पर इस प्रकार से आप उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लास्ट में बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए पूरे वीडियो को, आप समझेंगे पुकार नाम कैसे रखते हैं। तो यहाँ 2 परंपराएं प्रचलित है। पहली जो है, पहला पुकार नाम ही पहले के समय में क्या होता था कि नाम की जो राशि थी उसी को लोग पुकार की राशि भी रख लेते थे। तो उसी प्रकार से लोग पहले के समय में, जैसे ईशान नाम हुआ राशि का, तो पुकार का नाम भी ईशान रख लिए। लेकिन आज के समय में ये प्रचलन थोड़ा सा बदल गया है। पहले के समय भी जो समझदार लोग थे वो राशि की नाम को पुकार का नाम नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि जब गोचर इत्यादि किसी ग्रह का आता है तो व्यक्ति दोनों तरफ से, अपने कार्य के क्षेत्र से भी और अपने जीवन के जो ग्रह दशा है इत्यादि उन क्षेत्र से भी बहुत परेशान हो जाता है। मान लीजिए मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और उसका नाम भी मेष राशि से है, और कह सकते हैं कि आपका पुकार नाम और राशि का नाम दोनों मेष राशि से है, तो क्या होगा, शनि की 7.5 आएगी तो उसका वर्क बैलेंस भी है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, और जो उसका मेंटल पीस है, परिवार की शांति है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि अनस्टेबल होने लगेगा। तो इसलिए पुकार की नाम और राशि का नाम अलग अलग रखना चाहिए। तो आजकल जो दूसरी अधिक प्रचलित है, ये मानना चाहिए, राशि का नाम जैसे ईशान हुआ तो पुकार का नाम राहुल, सोनू, गोलू, मोनू, जो भी प्रियांश, आज के समय में जो भी प्रचलित नाम है वो रख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि आप बताइए कि पुकार का नाम कैसे रखा जाए कुंडली के हिसाब से, तो कुछ शानदार ट्रिक भी बता सकते हैं कि पुकार का नाम भी कैसे रखा जाएगा कुंडली के हिसाब से, वो भी बताया जा सकता है। यदि कुंडली के अनुसार पुकार के नाम रखना हो तो यहाँ पे आप पुकार का नाम भी उसी नक्षत्र के नाम से रखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत उचित नहीं है। एक जगह मुझे ये मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि यह बहुत उचित नहीं है। पुकार का नाम अलग होना चाहिए, उस नक्षत्र से नहीं, कोई और नक्षत्र से होना चाहिए। कौन से नक्षत्र से होगा? तो एक सिंपल ट्रिक समझिए, उस नक्षत्र से मिलता जुलता कोई नक्षत्र हो, या मेष राशि इसका है तो कम से कम सिंह राशि या धनु राशि का कोई नाम हो तो उसमें आप रख सकते हैं। पंचमेश का नाम हो, भाग्येश का नाम हो, ये सब रख सकते हैं कुंडली के हिसाब से। याद रखने का सिंपल सूत्र याद कर लीजिए, जन्म समय पहले पूछ लेना है, उससे चंद्रमा को देख लेना है, यानी कि कब जन्म हुआ है, नक्षत्र निकाल लीजिए, नक्षत्र का चरण निकाल लीजिए, चरण का अक्षर निकाल दीजिए, और वही राशि का नाम हो जाएगा। और पुकार का नाम आप अपने हिसाब से कह सकते हैं कि यजमान जी आप रख लीजिए। एक और उदाहरण मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, नामकरण का दूसरा उदाहरण यहाँ सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए किसी बालक का जन्म 26 जुलाई को सुबह में 6 बजे हो रहा है, ठीक है, 26 जुलाई को सुबह 6 बजे किसी बालक का जन्म हुआ, तो हम पंचांग में जाएंगे तो 26 जुलाई कब आएगा, तो इसके लिए आपको पंचांग को खोल लेना है और यहाँ आ जाना है। 26 जुलाई आप देखेंगे तो इसी में देखते रहिए, जैसे जैसे पंचांग का पृष्ठ आप पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ 12 जुलाई, 30 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई, 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का ये समय है श्रावण कृष्ण पक्ष। तो यहाँ हमें नहीं देखना है, हमें देखना है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई कहाँ पे आएगा, तो 26 जुलाई 15 से लेकर के 29 जुलाई तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष रह रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि 29 तारीख तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष होगा, तो हमारा 26 जुलाई को देखना है, तो 26 जुलाई यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले ये तारीखें देखिए, ये तारीख का चार्ट होता है किसी भी पंचांग में, यहाँ पे आपको 26 तारीख ढूंढना है। कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे 26 तारीख आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। अब 26 तारीख को देखने के लिए सीधा सिंपल आप इस लाइन को खींचते हुए सीधे आ जाइए। तो इस दिन कौन सी तिथि है, द्वादशी तिथि है, दिन में कितने बजे तक, 1 बजे तक, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग रही है। और नक्षत्र कौन सा है, तो द्वादशी रविवार को आप देखेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र 8:36 पर है। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है, 8:36 नहीं, 8:47 पर ज्येष्ठा नक्षत्र संपन्न हो जा रहा है। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, और जन्म कब हुआ है बालक का, सुबह 6 बजे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सुबह 6 बजे, तो यहाँ पे आपको आ जाना है 25 जुलाई सुबह 6:13 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आप
एक दिन, जैसे मान लीजिए रविवार को जन्म हुआ है तो शनिवार को देखेंगे तो 6:13। इसके बाद कौन सा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है? ज्येष्ठा नक्षत्र, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र 6:13 तक ही है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। अनुराधा 6:13 तक है, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। तो ज्येष्ठा कितने बजे तक है? ज्येष्ठा नक्षत्र अगले दिन 8:47 तक है। अगले दिन 8:47 या 8:49 मान सकते हैं। 8 यहाँ पे 49 या 47, यहाँ पे 2 मिनट का इधर उधर हो गया है, मान लीजिए 8:49 तक ही है। तो हमारा जन्म कब हुआ है? बालक का सुबह में 6 बजे। तो कुल अवधि जो होगा ज्येष्ठा नक्षत्र का 26 घंटा 36 मिनट होगा। यानी कि सुबह 6 बजे से निकालेंगे अगले दिन के 8:49 तक, तो कुल टोटल अवधि जो आएगा वो 26 घंटे 36 मिनट आएगा। अब इसको जब आप 4 से भागा देंगे तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे 39 मिनट एक नक्षत्र का चरण होगा। यानी कि 6 घंटे 39 मिनट पर नक्षत्र का चरण बदल जाएगा। नक्षत्र कितने घंटे का होता है तो उसे 4 से भाग करेंगे तब पता चलेगा। जो समय आएगा वही एक चरण की अवधि होगी। अब चारों नक्षत्र का चरण कैसे जानेंगे? तो प्रथम चरण जो होगा सुबह 25 जुलाई को 6 बजे से लेकर के और 12:52 तक होगा। फिर दूसरा चरण जो होगा 12:52 से लेकर के 7:31 तक। तीसरा चरण 7:31 से लेकर के 2:10 तक होगा। और चौथा चरण जो होगा वो 2 बजे से लेकर के 8:49 तक होगा। एकदम सिंपल ट्रिक है। अब बालक का जन्म कब हुआ है? तो बालक का जन्म हुआ है 26 जुलाई को सुबह 6 बजे। यानी कि 6 बजे से लेकर के 2 बज करके, यहाँ पे देख रहे हैं 6 बजे से लेकर के और 2:10 से, हाँ नहीं 6 बजे, यानी कि 2 बजे से 10 मिनट से लेकर के 8:49 के बीच में जो है वो चतुर्थ चरण चलेगा। चतुर्थ चरण चलेगा। यहाँ चतुर्थ चरण देख रहे हैं 2:10 से लेकर के 8:49 तक लास्ट चरण होगा चतुर्थ चरण। तो यानी कि बालक का जन्म जो होगा वो चतुर्थ चरण में माना जाएगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के उसी शैली में जब आप जाएंगे, फिर पंचांग में जब ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे आइएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आइएगा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण कौन सा होगा? तो इसी पंचांग में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कहाँ है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ है। ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण क्या होगा? यू से नाम होगा उनका। तो यू से नाम यहाँ पे देख रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि होगी और यू से नाम होगा। तो यू से आप क्या नाम रख सकते हैं? युवराज रख सकते हैं, युग रख सकते हैं, युवान रख सकते हैं, लड़की है तो युतिका रख सकते हैं, यूनिका रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि निष्कर्ष क्या हुआ? इस बालक का नाम यू अक्षर से रखा जाएगा, क्योंकि इसका नाम ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम यू अक्षर से रखा जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। इसी प्रकार से नामकरण होता है। अब एक बोनस ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए किसी यजमान के यहाँ गए तो पत्रिका लिख करके कैसे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि यजमान कहते हैं कि थोड़ा सा पंडित जी एक कागज पर लिख करके दे दीजिए कि हमें याद रहेगा, ताकि हम कभी भी इसको देख सकते हैं। तो सिंपल में कहिएगा, यजमान जी अगर कुंडली बनवानी है तो आप इसका चार्ज इतना है, इसको मैं फ्री टाइम में 7-8 दिन समय लगता है, कैलकुलेशन करके तब बनाया जाएगा, तो उसका दक्षिणा अलग लगेगा, लेकिन आपको सिंपल तब तक मैं लिख करके इस प्रकार से दे रहा हूँ। कैसे लिखेंगे? ऊपर में श्री गणेशाय नमः या और श्री गुरुभ्यो नमः लिख सकते हैं, और एक श्लोक ये वाला लिख दीजिएगा, आदित्यादि ग्रहा सर्वे सनक्षत्रा शराशयः कुर्वन्तु बालकस्य नित्यम आयुरारोग्य संपदः। अब यहाँ पे स्त्री नामकरण एवं जन्म पत्रिका सिंपल में लिख दिया गया है। मान लीजिए उनके बालक का नाम क्या हुआ? हिमांशु। एक सिंपल ऐसे ही नाम रख लेते हैं। एक कोई नाम हुआ हिमांशु, पुकार का नाम जैसे यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे राशि का नाम नहीं लिखना है, पुकार का नाम लिखना है। पिता का नाम दिनकर तिवारी, माता का नाम सुगंधी देवी, ये जरूर लिखिएगा। गोत्र भी लिख दीजिएगा, भारद्वाज गोत्र। और जैसे मान लीजिए कौन से जगह पर जन्म हुआ है, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर बिहार हम लिख दिए हैं। आपके यहाँ जो भी जिस स्थान पर जन्म हुआ है उसका नाम रख लेंगे, और जन्म तिथि जो होगी यानी कि तारीख 10 जुलाई 2026 को बालक का मान लीजिए जन्म हुआ है, शाम को 6 बजे। तो उस दिन पंचांग का क्या सिस्टम होगा? तो इसीलिए आपको फिर पंचांग के उसी सारणी पर चले आना है। इन सबको मैं कैलकुलेशन करके तब तैयार किया हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो हम आ जाते हैं उसी शैली पर जहाँ से हम लोग अभी सारणी पर निकाले हैं 10 जुलाई वाला।
तो 10 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आएगा। 10 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष, 14 जुलाई तक यह पक्ष रहने वाला है। तो आपको क्या क्या लिखना है इसमें, तो यहाँ पे लिख दिया गया है संवत चल रहा है 2083, अयन कौन है, उत्तरायण चल रहा है। तो अयन कैसे जानेंगे, तो ये सब तो मैं सिखा चुका हूँ। तो अयन भी आप यहाँ से पंचांग के ऊपर वाले में जाएंगे तो सौम्यायन लिखा है ना, तो सौम्यायन का अर्थ होता है उत्तरायण, और याम्यायन अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ लीजिए दक्षिणायन। तो यहाँ सौम्यायन लिखा हुआ है, तो अयन में उत्तरायण या सौम्यायन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी आपको यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा इसी पक्ष में। ये पक्ष ग्रीष्म ऋतु का है, तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे लिख दिए। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे तो तिथि कौन सी है, एकादशी तिथि यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि बालक का जन्म एकादशी तिथि में ही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 10 जुलाई को कौन सी तिथि है, एकादशी शुक्रवार, तो एकादशी है, शुक्रवार हुआ। कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बालक का जन्म हुआ है, तो वो भी हम लोग लिख दिए हैं। राशि वृषभ राशि है। राशि कैसे जानेंगे, उसी के नीचे, उसी सारणी के नीचे हम बता दिए हैं कि राशि वृषभ राशि होगी। कैसे जानेंगे, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो कृत्तिका नक्षत्र आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे कृत्तिका नक्षत्र लिख करके नीचे वृषभ लिखा हुआ है, राशि यहाँ लिखा हुआ है, इसी के सामने देखेंगे तो वृषभ राशि लिखा हुआ है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि वृषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र का जो दूसरा चरण है वो वृषभ राशि में आएगा। प्रथम चरण में अगर किसी बालक का जन्म होता तो वो मेष राशि में आता, क्योंकि मे लिख करके एक लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो प्रथम चरण होगा वो मेष राशि में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो मी लिख करके 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि पुनर्वसु जो नक्षत्र होगा इसका 3 चरण जो होगा वो मिथुन राशि में चला जाएगा, इसीलिए मी लिख करके 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 चरण जो होगा वो मिथुन राशि में चला जाएगा, और एक जो चरण आएगा वो कर्क राशि में आएगा। हम लोग जानते नहीं है कि 9 चरण का एक राशि होता है, तो 9 चरण कौन कौन से होंगे, मेष राशि में 4 4 8 और 1 9, तो 9 चरण का एक राशि बनता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ से 9 चरण गिना जाएगा तो यहाँ पर वृषभ राशि के दूसरे चरण के बाद आकर के मिथुन राशि प्रारंभ हो जाएगा मृगशिरा नक्षत्र में। तो मृगशिरा नक्षत्र का आधा चरण जो होगा वो आपका वृषभ राशि में जाएगा, और आधा चरण जो आएगा वो मिथुन राशि में चला आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमें कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा चरण देखना है, तो हम सीधा कहेंगे कि वृषभ राशि में बालक का जन्म हुआ है। अब धनु लग्न कैसे लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हम जन्म कुंडली भी निकाल लिए थे, तो यहाँ पे कुंडली चार्ट आप मोबाइल से निकाल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल करके, और आराम से एक चार्ट यहाँ पे बना लीजिएगा मोबाइल से देख करके, सिंपल रहेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे किस लग्न में बालक का जन्म हुआ है, ये कैसे निकालते हैं, तो लग्न स्पष्ट इत्यादि करना भी सिखा देंगे। पंचांग से अगर सिंपल में आपको बता दें, मान लीजिए अगर जानना है, आपको जानकारी रखनी चाहिए हर व्यक्ति को, अगर हम जाने कि पंचांग से कैसे लग्न इत्यादि लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप आएंगे 10 तारीख को। 10 तारीख को बालक का जन्म हुआ है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 10 तारीख कौन सी तिथि है, एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि शुक्रवार को बालक का जन्म हुआ है, शाम को 6 बजे। तो शाम को यहाँ पे देखेंगे लग्न सारणी में आप आएंगे तो एकादशी शुक्रवार को शाम को देखेंगे कौन सा लग्न रहेगा, तो शाम को देखेंगे तो यहाँ वृश्चिक लग्न 5:05 पर संपन्न हो जा रहा है। ये वृश्चिक लग्न है, यहाँ पे सीधा आइएगा तो एकादशी शुक्रवार को 5:05 पर वृश्चिक लग्न खत्म हो जा रहा है। उसके बाद कौन सा लग्न शुरू हो रहा है, धनु लग्न प्रारंभ हो रहा है, जो कि रात्रि में 7:10 तक रहेगा। तो बालक का जन्म कब हुआ है, तो बालक का जन्म हुआ है 6 बजे। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में कौन सा लग्न रहेगा, तो धनु। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये लग्न बना, ये धनु लग्न का कुंडली बन गया। ठीक है, इसमें धनु लिख दिया गया है, और इसके बाद फिर इस जस्ट सेम क्रम से 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगर इसमें 1 होगा तो फिर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है। ठीक है, एंटी यानी कि उल्टा तरह से, जैसे घड़ी चलता है ना, तो घड़ी चलेगा आपको इस प्रकार से, लेकिन कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो यहाँ पे 6 ऑटोमेटिक आपको लिखना होगा, 7 लिखना होगा, 8 लिखना होगा। ये कुंडली का विषय है, मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ। तो धनु लग्न का कुंडली हो गया। अब ग्रह को कैसे बैठाएंगे, तो ग्रह को बैठाने की भी सिंपल एकदम ट्रिक है। अगर धनु लग्न है तो आपको यहाँ पे अब ग्रह जिस राशि में है सेम उसी राशि में बैठा देना है। सिंपल से 1-2 ग्रह का उदाहरण मैं दूंगा, उसके अनुसार से आप जान जाइएगा कि इसी प्रकार से ग्रह को बैठाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धनु लग्न हम लोग जान लिए। अब मान लीजिए चंद्रमा को आपको बैठाना है, तो चंद्रमा को बैठाने के लिए आपको देखना होगा कि एकादशी शुक्रवार को चंद्रमा किस राशि में है। तो यहाँ पे आएंगे आप सीधा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10 तारीख को एकदम सीधा जाइए,
सीधा आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वृषभ राशि में चंद्रमा है। कब? दिन में 3:24 के बाद, 3:24 के बाद चंद्रमा जो है वृषभ राशि में आ जा रहे हैं। तो यहाँ कुंडली में देखिएगा तो 2 नंबर के राशि में ही चंद्रमा होंगे। देख रहे हैं, यहाँ 2 नंबर के राशि वृषभ राशि में ही चंद्रमा है, क्योंकि वृषभ राशि में ही चंद्रमा है। मंगल भी वृषभ राशि में चल रहा है, इसलिए मंगल को यहाँ लिख दिया गया है। और एक चीज ट्रिक जान जाइए, कुंडली कभी भी खोलिएगा जहां भी चंद्रमा बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो बिना सोचे हुए आप कह दीजिए कि इनकी तुला राशि है। अगर चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं 6 नंबर की राशि में, तो आप बिना सोचे हुए बता सकते हैं कि इनकी कन्या राशि है। अगर 11 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो आप बिना सोचे हुए कह सकते हैं इनकी कुंभ राशि है। यानी कि चंद्रमा जिस राशि में जहां पे बैठे हो कुंडली में, उस व्यक्ति का वही राशि होगा लग्न कुंडली में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए राहु को आप देखेंगे कि 11 नंबर में राहु क्यों लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप आइएगा, स्पष्ट राहु यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो राहु कौन सी राशि में है? 10 लिखा हुआ है, तो आप लोग को बताए हुए थे पूरे पक्ष में राहु 10 यानी कि लिखा हुआ है, यानी कि पूरे पक्ष में राहु कुंभ राशि में है। तो हमें तो पूरा पक्ष का नहीं लेना देना है, हमें तो सिर्फ देखना है एकादशी शुक्रवार को। तो एकादशी शुक्रवार को सीधा लेकर के यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी 10वीं राशि लिखी हुई है, यानी कि इस समय भी राहु 11वें कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। जो भी अक्षर लिखा हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, यानी कि 11वें राशि में है, तो इसलिए 11वें राशि में राहु को बैठा दिया गया है। इसी प्रकार से सामान्य तरीके से जन्मांक चक्र पंडित जी लोग बना करके लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा और उसके बाद शुभ आशीष, कुछ शुभ आशीष वचन लिख सकते हैं। अगर ये सब नहीं लिखने आ रहा है तो एक श्लोक है, स्त्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम विधाच्छोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, ये भी लिख सकते हैं। अथवा आप लिख सकते हैं स्वस्तिस्तु कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गौवाजहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपोक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं आयुष्मान भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, विद्यावान भव, धर्मे स्थितो भव, श्री लक्ष्मीनारायणस्य कृपया बालकः दीर्घायुः आरोग्यवान कीर्तिवान धन धान्य संपन्नः भवतु। इस प्रकार से लिख दिया गया है और नीचे अपना नाम लिख दिए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे यानी कि मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसका रॉ चार्ट जो होता है ना, ये जो मैं बनाया हुआ हूँ, इसका रॉ चार्ट यानी कि कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल इसका ये खंड लिखा हुआ होगा, केवल आप प्रिंट करा लीजिएगा 5-7। मैं वैसे ही करता हूँ, मैं अपने बैग में इस प्रकार का जो नॉर्मल चार्ट है कलर प्रिंटर से जाकर के इसको निकलवा लेता हूँ और सिंपल जब यजमान के यहाँ जाऊँगा तो अगर वहाँ पे व्यवस्था है तो इस प्रकार से लिख करके सब डिटेल में थोड़ा सा हम दे देते हैं। वहाँ पे आशीर्वचन पहले से लिखा हुआ रहेगा, कुंडली का चार्ट पहले से बना हुआ रहेगा, ये सब सारणी ये सब लिखा हुआ रहेगा, बस उसमें आपको कलम के माध्यम से इसको फिल कर देना है। इतना कर देंगे तो एक नॉर्मल तरीके से अच्छा हो जाएगा। कुंडली और जन्म पत्रिका डिटेल में बनानी हो तो उसका एक सिस्टम अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का कुंडली इत्यादि बनवाना, हमसे किसी प्रकार का ऑनलाइन क्लास इत्यादि लेना, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के लिए और धैर्यपूर्वक विषय को समझने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।